एनवीएन के दोस्तों, हसन कमाल का नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपको खुशामदीद, स्वागत, वेलकम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश समेत 5 स्टेट्स में यानी उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में असेंबली इलेक्शंस खत्म हो गए। 7 मार्च को आखिरी इलेक्शन था उत्तर प्रदेश के एक हिस्से का। और जैसा कि हमेशा होता है, वोटिंग के ख़त्म होने के बाद ही एग्जिट पोल आना शुरू हुए। उन एग्जिट पोल्स को आपने भी देखा होगा। हमारा आपको एक मशवरा है कि जिन चैनल्स ने ये एग्जिट पोल लिया है, उस एग्जिट पोल को पास में रखी हुई किसी रद्दी की टोकरी में डाल दी। उसकी वजह यह है कि आप में से बहुत सौ ने देखा होगा इलेक्शन में पब्लिक क्या कर रही थी। हर स्टेट में, उत्तराखंड में भी, यूपी में भी, पंजाब में भी जनता क्या कर रही थी, वो आपने देखा होगा। दूसरी बात यह है कि यही चैनल है जिन्होंने इससे पहले अपने एग्जिट पोल में ये कहा था कि बिहार में तो बीजेपी अकेले दम ही सरकार बना लेगी, उसे किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यही एग्जिट पोल, इन्हीं चैनल्स के एग्जिट पोल आपको बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी को कोई हरा ही नहीं सकता। इन्हीं चैनल्स के एग्जिट पोल ने आपको बताया था कि पश्चिमी बंगाल में या तो ममता दीदी की सरकार बनेगी नहीं, या इतनी नीचे आ जाएगी कि बीजेपी 100 का आंकड़ा पार करके करीब पहुंच जाएगी और टीएमसी में भगदड़ बच जाएगी और फिर ममता दीदी का तख्ता उलट जाएगा। इन्हीं एग्जिट पोल ने, मुझे अच्छी तरह याद है, आपको भी याद होगा कि हैदराबाद के जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन था, उसमें भी बड़ी देर तक बीजेपी को जिताए रखा। तो हमें ऐसा लगता है कि ये चैनल जो हैं, वो जिन एजेंसीज को ये काम देते हैं, उनको ये कहकर काम देते हैं कि तुम्हें पैसे उसी वक्त मिलेंगे जब तुम हमारी मर्जी का रिजल्ट लाओगे, और वो लाके देख देंगे। लेकिन चलिए, ये तो आप कहेंगे मजाक की बात है। चलिए, अगर आप इन एग्जिट पोल को सच मान लेते हैं तो फिर आपको कई और बातें भी मानना पड़ेगी। पहली बात तो यह मानना पड़ेगी कि पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए भाव जो हैं, उन्होंने आपकी जेब पे कोई असर नहीं डाला। दूसरी बात ये मानना पड़ेगी कि हाउसवाइफ्स, घर चलाने वाली जो हमारी माएँ बहनें हैं, जो पहले 500 रुपये का गैस सिलेंडर लेती थी, अब 1000 रुपये का ले रही है, लेकिन उनको इसका कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं। फिर ये भी मान लेना पड़ेगा कि महंगाई से जनता बिल्कुल परेशान नहीं। जो कहते हैं परेशान, वो झूठ बोलते हैं। और ये भी मानना पड़ेगा कि जो करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, वो अपनी बेरोजगारी को एंजॉय कर रहे हैं। फिर ये भी मानना पड़ेगा कि जिन लोगों ने कोरोना में अपने प्यारों की लाशें गंगा की लहरों में बहाई या रेत में गाड़ी, उन्हें अपने इस किए का कोई अफसोस, कोई गम, कोई दुख नहीं। फिर ये भी मानना पड़ेगा आपको कि यूक्रेन से जो हमारे 18,000 बच्चे फंसे हुए थे, जिनके रोते बिलखते वीडियोस हमने भी देखे, आपने भी देखे, जनता ने भी देखे, उनके रोने बिलखने और उनकी परेशानी का जनता पर कोई असर नहीं था। जनता का दिल पत्थर का हो गया। तो अगर आप ये सब मानते हैं सच, तो फिर इनका एग्जिट पोल भी सच है। हम तो नहीं मानते। ना हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता वो तमाम बातें मानती है जो हमने आपको बताई। लेकिन छोड़िए, एक और बात लीजिए कि हमने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि बहुत सी बातें जो हैं वो इशारों से समझी जाती। अगर ये एग्जिट पोल सही था, तो इस एग्जिट पोल के बारे में सबसे पहले किसको खबर होती?
जाहिर है सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी खबर होती है, अमित शाह को इसकी खबर होती है। लेकिन हम क्या देख रहे थे? हम ये देख रहे थे कि जब छठे फेज का इलेक्शन, छठे राउंड का, छठे दौर का इलेक्शन ख़त्म हुआ, तो उसके ख़त्म होने और 7वें दौर के इलेक्शन के शुरू होने से पहले जो 3 दिन का गैप था, उस 3 दिन के गैप में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी काशी में डट गए थे, जम गए थे। उसे आप काशी कहिए, वाराणसी कहिए, बनारस कहिए, सब अच्छे नाम हैं, लेकिन ये काशी जो है, ये प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार जीते थे और 2019 में पहले के मुकाबले में दुगने वोटों से जीते थे। तो ऐसी हालत में ये बिल्कुल सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी थी। लोकसभा की इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 असेंबली की सीटें, शहर के अंदर और बाहर मिलाकर, और इन 8 असेंबली सीटों ने पिछले 2 इलेक्शंस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जमकर वोट दिया था। तो कोई सवाल ही नहीं था कि ये 8 जो असेंबली सीटें हैं ये कहीं हिल भी सकती हैं। लेकिन ये खबरें आने लगी थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये बताया गया है कि ये 8 सीटें खतरे में हैं। और मामला क्या था कि अगर इनमें से कुछ सीटें भी बीजेपी के हाथ से निकल जाती तो मैसेज ये जाता कि प्राइम मिनिस्टर की अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने लोकसभा क्षेत्र में उन पर लोगों का भरोसा नहीं रहा है। इससे बचने के लिए हमारे प्रधानमंत्री 3 दिन तक काशी में डटे रहे, हिले नहीं वहां से, एक पल, 1 घंटे के लिए भी नहीं हिले। यानी वो वीडियो भी आए, ये खबरें भी आईं कि हमारे 18,000 बच्चे यूक्रेन में रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, -5 डिग्री सर्दी में, कोई उनको आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई उनको पूछने वाला नहीं। यूक्रेन में हमारी एम्बेसी को वो फ़ोन करते हैं, कोई वहाँ उनका फ़ोन रिसीव करने वाला नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं। वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम क्या करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। ये वीडियो आ रहे थे। दोस्तों, आप खुद सोचिए, कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो क्या इस वक्त वो ऐसे आलम में, जब ये खबरें आ रही थी, और ये खबरें हिंदुस्तान की मीडिया में भी आ रही थी, ये खबरें आ रही थी कि वहाँ हमारे बच्चों का क्या हाल है, कोई और प्रधानमंत्री होता तो क्या वो दिल्ली में बैठकर कैबिनेट की मीटिंग्स न ले रहा होता, तमाम ऑफिसर्स को बुलाकर पूछने नहीं न रहा होता कि उन बच्चों को कैसे निकाला जाए, उन बच्चों को कैसे बचाया जाए, उनके लिए क्या किया जाए। लेकिन नहीं, हमारे प्रधानमंत्री बनारस छोड़ना ही नहीं चाहते थे। ये 8 सीटें उनके लिए सबसे ज़्यादा अहम थी। फिर वहाँ से कुछ बच्चे किसी तरीके से आए हिंदुस्तान, उन्हें दिल्ली लाया गया प्लेन से। आप खुद सोचिए दोस्तों, कोई और प्रधानमंत्री या किसी और देश में अगर ये बच्चे होते और वहाँ आते, तो क्या उस देश का सबसे बड़ा हाकिम, सबसे बड़ा CEO, उस देश का प्रेसिडेंट, उस देश का प्राइम मिनिस्टर खुद उन बच्चों को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए उस हवाई अड्डे पे मौजूद न होता जहाँ ये बच्चे आने वाले थे। खुद वो प्राइम मिनिस्टर आगे बढ़कर इन बच्चों को सीने से लगा के, इनके सरों पे हाथ फेर कर, इनकी हिम्मत की दाद देकर इनकी ढाढ़स न बंधाता, इनसे न कहता कि हम तुम्हारे साथ हैं। प्राइम मिनिस्टर दिल्ली नहीं गए उन्हें रिसीव करने, उल्टे
उन बच्चों को दिल्ली से बनारस लाया गया। क्यों लाया गया, इसके पीछे भी एक राज था। शायद ये खबर आ गई थी कि ये बच्चे जो आए हैं, इनसे जब कहा जाता है तो ये भारत माता की जय तो पूरे जोश से नारा लगाते हैं। लेकिन जब इनसे कहा जाता है नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, तो सन्नाटा फैल जाता है। शायद ये खबरें आ गई थी, इसलिए शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको रिसीव करने दिल्ली नहीं गए। तो ये इशारे क्या बता रहे थे? अगर ये एग्जिट पोल दुरुस्त होते तो ये प्राइम मिनिस्टर को उसकी खबर होती, फिर उन्हें कोई परवाह नहीं होती, वो ये सब करते। वो बनारस से उस वक्त तक नहीं टले जब तक के प्रचार चुनाव का था, उसके ख़त्म होने का वक्त नहीं आ गया। ख़त्म हो गया जब वो, तब ज़रूर वो पुणे गए एक मेट्रो का रिबन काटने, स्टेशन का। लेकिन वहाँ भी सैकड़ों लोग काले कपड़े पहने हुए उनके स्वागत के लिए खड़े थे, जो जनता का मूड बता रहा था। काले झंडे वो इसलिए नहीं ला सके थे कि काले झंडे लाते तो पुलिस वहाँ आने ही नहीं देती, बल्कि उनको उनके घरों से नहीं निकलने देती। फिर भी वो काले कपड़े पहन कर आए और उन्होंने इस तरह हमारे प्रधानमंत्री का पुणे में स्वागत किया। तो ये सब चीज़ें बता रही हैं कि ये एग्जिट पोल फेक है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, फेक है। और चलते चलते एक इशारा और आपको दे दूँ, अगर ये एग्जिट पोल सही होते तो आप बताइए, लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर बंगला नंबर 4 और बंगला नंबर 5 की अचानक 4-5 दिन पहले से अंदर से साफ सफाई और धुलाई और पुताई क्यों शुरू हो रही, क्यों शुरू कर दी गई थी? इन दो बंगलों को जो 3.5 साल से खाली पड़े थे, उन्हें अचानक क्यों अंदर से सफाई उनकी शुरू कर दी गई, ठीक ठाक किया जाने लगा? आप जानते हैं ये बंगले किसके थे? दोस्तों, विक्रमादित्य मार्ग का बंगला नंबर 4 अखिलेश यादव को अलॉट था। बंगला नंबर 5 मुलायम सिंह यादव को अलॉट था। सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर की वजह से 3.5 साल पहले दोनों को वो बंगले खाली करना पड़े थे, लेकिन फिर वो बंगले किसी को अलॉट नहीं किए गए, अंदर से खाली पड़े रहे, झाड़ झंकार उगता रहा, बाहर से पुलिस पहरा देती रही। अब से 4 दिन पहले अचानक वहाँ से ट्रक निकलते दिखाई दिए, जो वहाँ से कूड़ा करकट लेके निकल रहे थे। ये सब क्यों हो रहा था? तो अगर इन इशारों को आप समझते हैं तो आप इन एग्जिट पोल की हकीकत को समझ गए होंगे। ये वीडियो जब आपके पास पहुँचेगा तो शायद ईवीएम के ताले खुल चुके होंगे, गिनती शुरू हो चुकी होगी या हो रही होगी, और इस एग्जिट पोल के झूठे होने में बहुत देर नहीं लगेगी। तो बात आज यहीं ख़त्म करते हैं, तब मिलेंगे, और तब तक के लिए हसन कमाल, आज़म साहब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।